वेलकम टू अभिति क्लासेस। स्वागत है आप सभी का अभिति क्लासेस में। फिजिकल एजुकेशन शारीरिक शिक्षा के अंतर्गत आज आपके लिए लेके आए हैं टॉप 25। टॉप 25 में है कोशिका विज्ञान। कोशिका विज्ञान से संबंधित जितने भी आपके वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे वो सभी आपके सामने आज लेके आए हुए हैं और हर एक प्रश्नों में आपको उससे रिलेटेड सभी जानकारियां यहाँ पर हर दिन मिलती हैं। चलते हैं अपने पहले प्रश्न पर और पहला प्रश्न है आज का कि जीवन की सबसे छोटी इकाई है। तो आपको बिल्कुल अच्छे से पता होगा कि जीवन की सबसे छोटी इकाई को हम किस नाम से जानते हैं? कोशिका के नाम से जानते हैं, जिसको आप सेल कहते हो। ठीक है, तो जीवन की सबसे छोटी इकाई कोशिका को कहते हैं या फिर सेल को कहते हैं, है ना, जिसमें विभिन्न जैविक क्रियाओं के क्रियान्वयन के लिए सभी अंग में उपस्थित होते हैं। ठीक है, सभी अंग उपस्थित होते हैं किसमें? भैया आपके कोशिका में। ठीक है, जबकि कोशिका के अध्ययन को हम क्या कहते हैं? साइटोलॉजी। क्या? साइटोलॉजी। ठीक है, ये कहते हैं कोशिका के अध्ययन को हम क्या नाम से जानते हैं? तो साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, हो गया क्लियर है आपको? चलो अगला प्रश्न देखते हैं। यहां पर कहा जा रहा है कि कोशिकाओं के समूह को कहते हैं। जब कोशिका एक समूह में होते हैं उसको हम किस नाम से जानते हैं? तो उसको हम कहते हैं ऊतक। क्या? ऊतक के नाम से जानते हैं। कोशिकाओं का एक ऐसा समूह जिसमें कोशिकाएं उद्गम, आकृति, परिवर्धन तथा कार्य की जिससे समान होती हैं उसको हम ऊतक के नाम से जानते हैं, टिश्यू के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाती है भाई? ऊतक कहलाती हैं। कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक के नाम से जानते हैं। और जो शरीर होता है ना, जो शरीर होता है एक से अधिक कोशिकाओं का बना होता है ना, एक से अधिक कोशिकाओं से बना होता है, यानी कि बहुकोशिकीय होते हैं। क्या? बहुकोशिकीय होते हैं। जबकि जब भी एक कोशिका वाले जो जीव होते हैं उसको हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। ठीक है, चलो अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। देखते हैं यहां पर क्या है कि ऊतक कहते हैं। ऊतक कहते हैं, मैंने अभी आपको बताया कि ऊतक का तात्पर्य है कि जब भी जो है समान रचना और समान कार्य, समान रचना और समान कार्य करने वाली कोशिकाओं के समूह को, तो ऊतक जो है कोशिकाओं के समूह को हम ऊतक कहते हैं। उसके पहले मैंने आपको बताया कि कोशिकाओं का ऐसा समूह जिसमें कोशिकाएं उद्गम, आकृति, परिवर्धन तथा कार्य की दृष्टि से कैसे होनी चाहिए? समान होनी चाहिए, तो उसको हम ऊतक कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका दूसरा उत्तर होगा बिल्कुल ऑप्शन यहाँ पर यह सही होगा। ठीक है, आपको बिल्कुल ध्यान से सुनते जाना है और समझते जाना है। ठीक है, बिल्कुल हर एक प्रश्न आपको बिल्कुल दिमाग में आपके उतर जाएंगे कि कौन सा प्रश्न हमने कब पढ़ा था और क्या उत्तर होगा, है ना। चलिए, ऊतक के अध्ययन को कहा जाता है, तो ऊतक के अध्ययन को हम किस नाम से जानते हैं? तो मैंने आपको पहले बताया था कि कोशिका के अध्ययन को साइटोलॉजी, है ना। साइटोलॉजी किसको? कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, जबकि मायोलॉजी होता है मांसपेशी के अध्ययन को, है ना। मांसपेशी के अध्ययन को हम मायोलॉजी कहते हैं। जब भी पूछा जाए कि ऊतक के अध्ययन को हम किस नाम से जानते हैं तो वहां पर आप क्या लगाओगे? वहां पर आप लगाओगे हिस्टोलॉजी, है ना। हिस्टोलॉजी जो है ऊतक के अध्ययन को कहा जाता है। ठीक है, हो गया कंप्लीट आपका। चलो अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ का आपका पहला उत्तर बिल्कुल सही होगा और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर कि इनमें से कौन अभिव्यक्ति और परिभाषा से उपयुक्त मिलान है? तो भाई इसमें जो है अभिव्यक्ति और परिभाषा से सही मिलान कौन सा है? देखिए, मैंने आपको बताया है कि जैव ऊर्जा, है ना, जैव ऊर्जा है एटीपी। एटीपी का तात्पर्य होता है है ना, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट एटीपी। एटीपी का फुल फॉर्म होता है, तो यह जैव ऊर्जा है। जबकि अगर पूछा जाए कि स्वास्थ्य क्या है तो जीवन का आधार है। क्या? जीवन का आधार जो है स्वास्थ्य होता है। जबकि वहीं पर अगर देखा जाए ऊर्जा की बात तो ऊर्जा है स्वास्थ्य झलक। क्या है? स्वास्थ्य झलक है। और जब पोषण की बात की जाए तो भाई अच्छे स्वास्थ्य का मूल। ये आपको बिल्कुल क्लियर करके रखना है कि जब भी जैव ऊर्जा किया जाए तो भाई एटीपी, और स्वास्थ्य होता है जीवन का आधार। क्या? स्वास्थ्य जीवन का आधार होता है। ऊर्जा वहीं देखा जाए तो स्वास्थ्य झलक है और पोषण अच्छे स्वास्थ्य का मूल होता है। ठीक है,
हो गया क्लियर। चलो आ जाओ अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ पर देखो कि मानव शरीर के किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस के नाम से जानते हैं। याद रखना है आपको कि किस कोशिकांग को ट्रैफिक पुलिस के नाम से जानते हैं, उसको हम गोल्जी काय कोशिकांग कहते हैं। क्या गोल्जी काय कोशिकांग कहते हैं को। इनमें है कि मानव शरीर है ना, मानव शरीर के गोल्जिकाय कोशिकांग को हम ट्रैफिक पुलिस के नाम से जानते हैं। अब यह जो है विभिन्न कोशिकीय श्रावणों के भरण, भंडारण और प्रसंस्करण के लिए एक तरह से स्टेशन के रूप में काम क्या करता है, क्या स्टेशन के रूप में काम करता है। इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं, ट्रैफिक पुलिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, याद हो जाएगा आपको कि गोल्जी काय को हम क्या, गोल्जी काय को हम ट्रैफिक पुलिस के नाम से जानते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया आपको। चलो अगला प्रश्न है कि कोशिका का अध्ययन कहलाता है। तो कोशिका के अध्ययन को मैंने आपको बताया कि कोशिका का अध्ययन क्या है, कोशिका के अध्ययन को हम साइटोलॉजी के नाम से जानते हैं। याद हो गया आपको, साइटोलॉजी कोशिका के अध्ययन को कहते हैं। यह क्या है भाई, बायोलॉजी क्या है, बायोलॉजी जो है विज्ञान की एक शाखा है, एक ब्रांच है क्या, बायोलॉजी। अब इसमें भी दो पार्ट होते हैं, बायोलॉजी में भी दो पार्ट होते हैं। कौन कौन से भाई, एक तो जूलॉजी हो गया यानी कि जंतु विज्ञान, और एक बॉटनी यानी कि वनस्पति विज्ञान। ठीक है, अब हमने बताया था हिस्टोलॉजी। हिस्टोलॉजी मैंने आपको बताया था कि भाई ऊतक का अध्ययन, क्या ऊतक विज्ञान के अंतर्गत जो भी होते हैं, क्या जो भीतरी ऊतक की अध्ययन करना भाई हिस्टोलॉजी है, यानी कि ऊतकों का अध्ययन करना क्या है, हिस्टोलॉजी का अध्ययन होता है। ठीक है, ये क्लियर हो गए भाई आपके तीनों। चलो अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और यहाँ पर है कि मानव शरीर में, है ना, मानव शरीर में कितने प्रकार के जोड़ होते हैं। ठीक है, कितने प्रकार के जोड़ होते हैं, तो भाई मानव शरीर में होते हैं 3 प्रकार के जोड़। ठीक है, मानव शरीर में कितने प्रकार के जोड़ होते हैं, तो मानव शरीर में 3 प्रकार के जोड़ होते हैं। अब भाई वो कौन कौन से हैं, तो देखो एक चल संधि हो गई, ठीक है, चल संधि, अचल संधि, और एक जो है क्या है भाई तीसरा कौन सा होगा, चल संधि, अचल संधि, उसके साथ साथ एक होता है अर्ध चल संधि। ठीक है ना, तो कितने हो गए, ये हो गए 3 प्रकार के अपने जोड़ हो गए। तो एक चल संधि है, एक अचल संधि है, और एक अर्ध चल संधि है। चल संधि यानी कि आपके जितने भी मूवमेंट होते हैं, जितने भी भाई आपके जो है शरीर जो गति करती है, वो सभी चल संधि के अंतर्गत आते हैं। जबकि जो ऐसी संधियां हैं जो हल्का गति करते हैं, थोड़े से गति करते हैं, उनको हम अर्धचल संधि के नाम से जानते हैं। जबकि एक ऐसा गति है भाई, ऐसा आपका जो संधि है जो बिल्कुल भी गति नहीं करता है, उसको हम अचल संधि के नाम से जानते हैं। जैसे कि आपका सूचर है ना, जो सूचर है वो बिल्कुल है ना, वो कैसा है भाई, वो अचल संधि के अंतर्गत आते हैं, है ना। सूचर जैसे कि आपका जो खोपड़ी का जो हड्डी है ना, खोपड़ी के जो हड्डी जुड़े हुए हैं, वो सभी किस में आएंगे, वो सभी अचल संधि के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न देखते हैं कि भाई क्या है। अगला प्रश्न है कि आर्थोलॉजी अध्ययन करता है। आर्थोलॉजी अध्ययन करता है, तो भाई आर्थोलॉजी किसका अध्ययन करता है, जो जोड़ों का अध्ययन, क्या है, जोड़ों का अध्ययन हम आर्थोलॉजी के नाम से जानते हैं। तो जोड़ों का अध्ययन क्या है भाई, आपका जो है आर्थोलॉजी के नाम से जानते हैं। ठीक है, जोड़ों का अध्ययन क्या है, ऑर्थोलॉजी के नाम से जानते हैं। क्लियर हो गया, है ना। हड्डियों का मैंने बताया था ऑस्टियोलॉजी, क्या हड्डियों का मैंने बताया था भाई अस्थि, अस्थि आपको याद होना चाहिए कि अस्थि यानी कि ऑस्टियो। ठीक है, हड्डियों का अध्ययन तो ऑस्टियोलॉजी। ठीक है, मांसपेशियों का अध्ययन मैंने आपको बताया भाई कि मायोलॉजी में जो है मांसपेशियों का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो आ जाओ अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ पर कहा जा रहा है कि कौन सा सुमेलित नहीं है। यहाँ पर सुमेलित करना है, ठीक है, सही जोड़ा बनाना है कि इसमें कौन सा सुमेलित है और कौन सा सुमेलित नहीं है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, सिस्मॉइड बोन। सिस्मॉइड बोन क्या है भाई, ये तो पटेला से सुमेलित है बिल्कुल, है ना। जबकि शॉर्ट बोन की बात की जाए तो ये क्या है, ये कार्पल है। ठीक है, फ्लैट बोन की बात की जाए तो फ्लैट बोन आपके स्कैपुला होते हैं ना, जो स्कैपुला होते हैं आपके, वो आपके जो है फ्लैट बोन के अंतर्गत होते हैं। जबकि
इरेगुलर बोन जिसको आप कहते हो, तो वह जो है कहाँ पर पाई जाती है, यह रीढ़ की हड्डी में पाई जाती है। कहाँ पर, रीढ़ की हड्डी में पाई जाती है इरेगुलर बोन। ठीक है, इसको कहाँ पर भाई, यह संख्या होती है 33 की। ठीक है, 33 की संख्या होती है, जबकि इसको एडल्ट में जो है 26 की संख्या होती है। ठीक है, हो गया क्लियर आपका। चलो अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न कौन सा है भाई, अपना है अगला प्रश्न जो है कि स्कैपुला अस्थि कहाँ पर स्थित होती है। ठीक है, स्कैपुला अस्थि कहाँ पर स्थित होती है, तो यह कहाँ पर स्थित होती है भाई, तो यह अपर बैक में। कहाँ पर, अपर बैक में स्कैपुला अंश श्रृंखला जो है, या फिर जो आप पेक्टोरल ग्रिडल के नाम से जानते हो, तो यह जो है क्या होती है भाई, अस्थि होती है, और यह अपर बैक में स्थित होती है। अब यह होती कैसे भाई, यह त्रिकोणाकार अस्थि होती, चौड़ी और त्रिकोणाकार अस्थि होती है ना। अब यह जुड़ी किससे रहती है, तो यह जो है ह्यूमरस के शीर्ष भाग से जुड़ी रहती है ना। जो ह्यूमरस रेडियस अल्ना आपके हाथ का है ना, उसी से जुड़ी रहती है, ह्यूमरस से। ठीक है, यह पेट के ऊपरी भाग में आप देखोगे तो यह जो है आपका स्कैपुला अस्थि स्थित होता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि रेडियो अल्ना है ना, ये रेडियस अल्ना अस्थि कहाँ स्थित होती है, तो रेडियस अल्ना अभी मैंने जस्ट आपको बताया कि ह्यूमरस के नीचे आप देखोगे है ना, ह्यूमरस जो आपकी हड्डी है उसी के नीचे आप देखोगे कि रेडियस और अल्ना जो है ये आपके फोर आर्म कहलाते हैं है ना, या फिर निचले भाग को, लोअर आर्म को है ना, लोअर आर्म को आप फोर आर्म के नाम से भी जानते हो। तो ये यहाँ पर स्थित होते हैं, रेडियस और अल्ना होती हैं। ठीक है, दो अस्थियां होती हैं, रेडियस और अल्ना, कहाँ पर, फोर आर्म में। ठीक है, इनको हम एक साथ कहते हैं रेडियस अल्ना। ठीक है, चलो अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। बिल्कुल आपको समझ में आना चाहिए हर एक प्रश्न। हमारा अगला प्रश्न है कि हमारे शरीर में कितनी जोड़ी पसलियां पाई जाती हैं। पसलियां कितनी जोड़ी, मैंने आपको पहले भी पूछा था इस प्रश्न को कि भाई कितनी जोड़ी पूछा जाए तो आप 12 जोड़ी लगाएंगे है ना, अर्थात 24 पसलियां पाई जाती हैं। कितनी, 24 पसलियां पाई जाती हैं। अब ये कैसी होती हैं, ये होती हैं चपटी, हल्की सी घुमावदार हड्डी की पट्टियां होती हैं। क्या होती हैं, स्ट्रिप्स होती हैं। ठीक है, स्ट्रिप्स होती हैं, कैसी होती हैं, चपटी और हल्की सी घुमावदार, और ये जो वच्छी पिंजरे का ज़्यादातर भाग बनाती हैं क्या, आपकी पसलियां। ठीक है, तो कितनी जोड़ी होती हैं, 12 जोड़ी होती हैं। चलो अब चलते हैं अगले प्रश्न पर। यहाँ पर कहा जा रहा है कि संधि के साइनोवियल नामक पदार्थ है ना, जो साइनोवियल नामक पदार्थ होता है उसके पास अगर सूजन आ जाए तो उसे हम क्या कहते हैं, उसी को हम कहते हैं भाई साइनोवियल है ना, जॉइंट्स के पास जो साइनोवियल होता है तो उसको हम कहते हैं भाई, अगर उसके पास कोई सूजन आ जाता है उसको हम साइनोवाइटिस के नाम से जानते हैं। किस नाम से भाई, साइनोवियल द्रव था उसमें वाइटिस हो गया, यानी कि भाई वह हो गया साइनोवाइटिस। क्या है, उसको हम साइनोवाइटिस के नाम से जानते हैं। चलो अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में मांसपेशियों के जोड़ों की संख्या क्या है भाई, मांसपेशियों की जोड़ों की संख्या। आपको इतना पता है कि मांसपेशियों की संख्या 639 होता है, 639 मांसपेशियां होती हैं। ठीक है, चलो अब इसके निकटतम भागों को पकड़ते हैं, तो जो निकटतम होगा, कहने का तात्पर्य कि 250 से 350 जोड़े क्या पेयर्स होते हैं। ठीक है, जब जोड़े की बात की जाए तो उसी का आधा कर दो आप। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य 250 से 350 मांसपेशियां यहाँ पर बिल्कुल सही होगा, ये आपका तीसरा उत्तर बिल्कुल सही माना जाएगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न क्या है कि मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां पाई जाती हैं, तो ये आप सभी को पता होगा कि जब भी पूछा जाए बच्चों में, ठीक है, बच्चों में 300 से अधिक हड्डियां पाई जाती हैं। ठीक है ना, जबकि वहीं पर वयस्क में अगर माना जाए तो वहां पर 206 हड्डियां होती हैं। कितनी, 206 हड्डियां पाई जाती हैं मानव शरीर में। ठीक है, चलो अगला प्रश्न देखते हैं कि रक्त किस प्रकार का ऊतक है, तो रक्त है भाई, ये तो लिक्विड है, पहली बात क्या है भाई, तरल है। ठीक है ना, तरल है ना, तो रक्त जो है यह क्या है, तरल संयोजी ऊतक है ना, फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, इसको आप तरल संयोजी ऊतक, कनेक्टिव तो है ही है ना, यह संयोजी ऊतक तो है ही, उसके साथ साथ कैसा है,
तरल संयोजी ऊतक है। ठीक है, इसकी उत्पत्ति कहाँ पर होती है? तो भ्रूण के मेसोडर्म से होती है। कहाँ से? मेसोडर्म से होती है। ठीक है ना, इसकी उत्पत्ति मेसोडर्म से होती है। और ये कैसे ऊतक हैं? तो संयोजी ऊतक हैं। ठीक है, कनेक्टिव टिश्यू हैं, बिल्कुल आपको याद रहेगा। चलो अगला प्रश्न है अपना कि पुरुषों की तुलना में महिलाओं के शरीर का कौन सा भाग तुलनात्मक रूप से चौड़ा होता है? तो पुरुषों की तुलना में अगर महिलाओं के शरीर को देखा जाए तो कौन सा भाग चौड़ा होता है? तो जो पेल्विक की जो आकृति होती है ना, जो पेल्विक की आकृति होती है, ठीक है, एक पेल्विक रहेगा यहाँ पर। तो जो पेल्विक की आकृति होती है वह कैसी होती है? वह बड़ी होती है और अधिक चौड़ाई में होती है। ठीक है, अब ये क्यों होती है? आप ये पूछो कि भाई ये क्यों होती है, तो इसके पीछे भी एक कारण होता है। जो प्राकृतिक रूप से इनका विकास हुआ होता है या फिर जो है विकसित होता है। क्यों? क्योंकि यह जो है बच्चों के जनन के लिए होता है ना, बच्चों के जनन के लिए इतना चौड़ा या फिर बड़ा होता है जिससे कि आसानी से बच्चे का जनन हो सके, सुगमता से बच्चे का जनन हो सके। इसीलिए पेल्विक जो भाग होता है वो चौड़ा होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पर। यहाँ पर देखते हैं कि स्पाइन में कितने प्रकार की गतिविधि या फिर मूवमेंट संभव है? कहाँ पर? स्पाइन में। जो आपकी स्पाइन है, ठीक है, स्पाइन जो है आपके जो 26 कशेरुकाओं से मिलकर बना होता है। कितना? 26 से बना हुआ होता है। मेरुदंड आपका कितना भाई? बैकबोन आपका 26 कशेरुकाओं से मिलकर बना होता है। अब इसमें क्या क्या हो सकते हैं? अब आप खुद मूवमेंट करके देखो तो इसमें क्या हो रहा है। देखो सबसे बड़ा तो भाई इसमें सबसे पहले आप क्या कर रहे हो? एक्सटेंशन कर रहे हो। क्या एक्सटेंशन कर रहे हो? यानी कि प्रसार कर रहे हो। ठीक है, उसके साथ साथ आप फ्लेक्शन भी कर सकते हो। ठीक है, फ्लेक्शन भी हो रहा है इसमें, झुकाव भी कर सकते हो आप, या फिर लेटरल फ्लेक्शन कर सकते हो कि पार्ट्स झुकाव कर सकते हो। ठीक है, लेटरल फ्लेक्शन कर सकते हो, उसके साथ साथ एक्सियल रोटेशन भी आप कर सकते हो, अक्षीय घुमाव भी आप कर सकते हो। तो कितने प्रकार के हो गए? आपने कहा क्या कि एक्सटेंशन, ठीक है, एक्सटेंशन, फिर फ्लेक्शन, फिर लेटरल फ्लेक्शन और एक्सियल रोटेशन। तो कहने का तात्पर्य भाई आपने देखा कि 4 प्रकार की गतिविधियां हो रही। कितनी? 4 प्रकार की गतिविधियां हो रही हैं। तो ये जो 26 कशेरुकाओं से मिलकर बना हुआ है आपका बैकबोन है ना, जो आपके मेरुदंड है भाई, वो जो है 26 कशेरुकाओं से मिलकर बना हुआ होता है, जो कि 4 प्रकार की गतिविधियां इनमें शामिल होती हैं। चलो अब देखते हैं अपना अगला प्रश्न, जो कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि अस्थियों का अध्ययन है ना, जो हड्डियों का जो अध्ययन होता है वो कहलाता है, या फिर अस्थियों का अध्ययन कहलाता है, उसको हम कहते हैं ऑस्टियोलॉजी। किस नाम से जानते हैं? अस्थि विज्ञान के नाम से जानते हैं, ऑस्टियोलॉजी के नाम से जानते हैं, जिसमें हम हड्डियों का अध्ययन करते हैं। ठीक है ना, यह जो है किसके अंतर्गत? भाई मानव विज्ञान के यानी कि एंथ्रोपोलॉजी के अंतर्गत होता है। ठीक है, एंथ्रोलॉजी या फिर एंथ्रोपोलॉजी के नाम से जानते हो। और जब मायोलॉजी की बात आए तो मांसपेशियों का अध्ययन मायोलॉजी होती है। ठीक है, ये हो गया क्लियर आपका। चलो अब आ जाओ भाई अगले प्रश्न पर। अगले प्रश्न के साथ साथ आपको मैं बताना चाहूंगा कि आप भाई वीडियो को लाइक जरूर कर दिया करें। आप लोग भूल जाते हैं, तो एक लाइक करने से आपका नुकसान तो कुछ भी नहीं होने वाला है। लगातार आपके साथ हमेशा बने हुए हैं, निस्वार्थ भाव से बने हुए हैं, तो कम से कम आप इतना तो कर दिया करो। बिना याद दिलाए आप बराबर लगे रहो, लाइक तो कर दिया करो। और सब्सक्राइब नहीं किए हो तो भाई सब्सक्राइब कर लो, है ना। बिल्कुल निस्वार्थ भाव से जिस प्रकार से हम लगे हुए हैं उसी हिसाब से आप भी थोड़े से दया धर्म के भाई करते चलो आप साथ में। और ये है आपका अगला प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा शरीर रचना संबंधी शब्द सुमेलित नहीं है? ठीक है, शरीर रचना शब्द है ना, संबंधी शब्द सुमेलित नहीं है। यहाँ पर सुमेलित किया गया है। देखिए जो इंटीरियर होता है ना, इंटीरियर जो होता है वो सामने बिल्कुल सही होगा। ठीक है, इंटीरियर सामने का भाग। ठीक है, जबकि लेटरल की बात की जाए तो बाहर की ओर। कहाँ पर? बाहर की ओर लेटरल यहाँ पर बिल्कुल सही से संबंधित है। और उसके साथ साथ जब मेडियल की बात हो तो यह भाई अंदर की ओर होता है। मेडियल जो होता है ना, यह अंदर की ओर होना चाहिए। ठीक है, मेडियल मतलब होता है अंदर की ओर। जबकि अगर प्रोन की बात की जाए तो प्रोन जो है चेहरा नीचे। ठीक है, चेहरा नीचे, यह बिल्कुल सही होगा प्रोन। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा? मेडियल जो है अंदर की ओर। ठीक है, मेडियल है ना, अंदर की ओर। ठीक है, यहाँ पर ये बिल्कुल मिलान बिल्कुल सही होगा। और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है भाई? अगला प्रश्न देने के साथ साथ आपको एक प्रश्न और देना चाहेंगे। क्या है भाई?
तो यहाँ पर आपको ये बताना है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, है ना। ये आपके लिए कमेंट बॉक्स में भाई आपको प्रश्न का जो कमेंट करना है, क्या करना है, यहाँ पर कमेंट में बताना है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी, है ना, मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी। ये आप कमेंट करके बताएंगे लंबी हड्डी, ठीक है। ये आप कमेंट करके बताएंगे कि मानव शरीर की सबसे लंबी या फिर सबसे भारी या फिर जो है सबसे क्या मजबूत हड्डी माना जाए तो कौन सी हड्डी होगी, ठीक है। इसको हम किस नाम से जानते हैं तो आपको यह बताना है कि सबसे मजबूत या फिर जो है सबसे भारी हड्डी कौन सी होगी, ये आपको कमेंट में कमेंट करके बताना है। जीवित प्राणियों की संरचना की कार्य विधि को जाना जाता है। भाई यहाँ पर पूछा जा रहा है कि संरचना की कार्य विधि को जाना जाता है, तो हम कार्य विधि को जो है शरीर क्रिया विज्ञान के नाम से जानते हैं। क्या शरीर क्रिया विज्ञान के नाम से जानते हैं। जब भी पूछा जाए कि संरचना की कार्य विधि को हम शरीर क्रिया विज्ञान के नाम से जानते हैं, ना। शरीर व इसके सभी भागों की जो कार्य विधि का अध्ययन होता है उसको हम शरीर क्रिया विज्ञान कहते हैं, ठीक है। क्लियर हो गया। चलो आ जाओ अपने अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है कि शरीर की संरचना के अध्ययन को कहते हैं। तो शरीर की संरचना के अध्ययन को कहने का तात्पर्य हुआ कि जो शरीर के ढांचे के अध्ययन को हम किस नाम से, शरीर रचना विज्ञान के नाम से जानते हैं। क्या शरीर रचना के, है ना, शरीर रचना विज्ञान के नाम से जानते हैं। इसमें जो अंग प्रत्यय की रचना होती है उसका क्या करते हैं भाई, विच्छेदन करते हैं, ठीक है। इसमें जो है विच्छेदन करते हैं। जबकि वनस्पति विज्ञान, मैंने आपको बताया कि वनस्पति विज्ञान में पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है ना, इसमें जो है पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। उसके पहले मैंने बताया कि शरीर क्रिया विज्ञान की मतलब भाई उसमें जो कार्य विधि का अध्ययन किया जाए ना, शरीर के सभी भागों के कार्य विधि का अध्ययन किया जाए तो वह शरीर क्रिया विज्ञान के अंतर्गत आता है, ठीक है। क्लियर हो गया ये तीनों। चलो अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि शरीर क्रिया विज्ञान से आप क्या समझते हैं। तो शरीर क्रिया विज्ञान कहने का तात्पर्य ये है कि भाई शरीर क्रिया विज्ञान से आप क्या समझते हो। तो यहाँ पर बिल्कुल सही उत्तर होगा कि मानव शरीर के सभी भाग के कार्य, है ना। मानव शरीर के जो शरीर क्रिया विज्ञान है तो वह मानव शरीर के सभी संस्थानों के कार्यों तथा उसके परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है भाई, हमारे शरीर के सभी अंग आपसी तालमेल के साथ किस प्रकार कार्य करते हैं उसका हम क्रिया विज्ञान के अंतर्गत याद करते हैं। भाई जो सही तरीके से कार्य करे, है ना, आपसी तालमेल हो, उसमें हम मानव शरीर के क्रिया विज्ञान के द्वारा पता करते हैं। जबकि जो है ना, यह जो है मानव शरीर के सभी भाग के कार्य को हम शरीर क्रिया विज्ञान के नाम से जानते हैं, ठीक है। यह जो है बिल्कुल यहाँ पर उत्तर सही होगा। और उसके साथ साथ आज का जो अंतिम प्रश्न होगा, अंतिम प्रश्न है आपका कि सचल जोड़ यानी कि मूवेबल जॉइंट्स कितने प्रकार के होते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बता रखा है कि जो सचल जोड़ होते हैं ना, मूवेबल जॉइंट्स जो है 5 प्रकार के होते हैं। कितने? 5 प्रकार के होते हैं। अब वो कौन कौन से, जिसको आप बॉल एंड सॉकेट जानते हो उसको हिंदी में कहते हैं कंदुक खलिका संधियां, या फिर जो है हिंज और कब्जा। दूसरा क्या है, हिंज और कब्जा संधि। तीसरा आप जानते हो कि सैडल संधियां, ठीक है, सैडल संधियां होती हैं। फिर जिसको आप आगे आ जाओ, आप कॉन्डलाइड या फिर धुराग, अच्छा पिवोट या फिर जो है धुराग या फिर खूंटीदार कहते हो। उसके साथ साथ कॉन्डिलाइड आपका है प्रसार या विसर्पी संधियां, ठीक है। ये 5 प्रकार के हो गए। कौन कौन से भाई, आपके पहला हो गया कंदुक खलिका, दूसरा हो गया हिंज संधि, तीसरा सैडल, चौथा धुराग्र, पांचवा प्रसार या विसर्पी या फिर कॉन्डिलाइड जिसको आप जानते हो, ठीक है। 5 प्रकार के सचल जोड़ हो गए। बिल्कुल इस प्रकार से आज का वीडियो होता है यहीं पर समाप्त। आप कमेंट करके जरूर बताएं कि वीडियो कैसा लगा, और कमेंट करके जो प्रश्न पूछा गया है उसका भी रिप्लाई जरूर दें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।